Hello everyone, welcome back to Streta's Biology. Today we will start a new topic, that is transport in plants. So transport is of two types, that is short distance and long distance transport. Short distance and long distance. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्रांसलोकेशन. जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है सेल टू सेल, वहीं पे जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है वाटर और मिनरल्स के लिए या फिर फूड के लिए. वाटर एंड मिनरल और या फिर फूड के लिए. जो वाटर एंड मिनरल के लिए ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है जाइलम के थ्रू. ट्रांसलोकेशन होएगी जाइलम के थ्रू, जाइलम. वहीं पे जो फूड की ट्रांसलोकेशन होएगी वो होएगी फ्लोएम के थ्रू, फ्लोएम. जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है वो होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, अकर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. और या फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू भी सेल टू सेल ट्रांसफर हो सकता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग. जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट होएगा जाइलम के थ्रू वो यूनिडायरेक्शनल होता है. यूनिडायरेक्शनल. अब ये यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है? देखिए, जैसे कि हम एक प्लांट का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे ये कोई भी प्लांट है, ये प्लांट है, ये उसकी लीव्स है, ये लीव्स है, ये रूट्स है. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो वाटर होता है या मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, ये मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल के अंदर. और जो हम वाटरिंग करते हैं प्लांट की वो हम करते हैं रूट्स में. हम कभी भी लीव्स को वाटर नहीं देते क्योंकि जो यहाँ से ऐसे हम वाटर देंगे, इसको हमने वाटर दिया, यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी हो गई, अबंडेंट में अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है. अब ये क्या करेगा, ये वाटर यहाँ से जाइलम के थ्रू ऐसे जाएगा, अपने सिंक तक जाएगा, सोर्स टू सिंक. तो ये क्या है, यूनिडायरेक्शनल. वहीं पे जो फूड है वो बनता है लीव्स के अंदर या फिर ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके अंदर बनता है फूड. तो यहाँ पे फूड बना, फूड यहाँ पे बना. अब इसकी रिक्वायरमेंट नीचे भी हो सकती है, ऊपर दूसरे लीव्स या दूसरे पार्ट्स में भी हो सकती है प्लांट के. तो ये यहाँ पे भी जाएगा और ये यहाँ पे भी जाएगा. जो तो फूड है वो फ्लोएम के थ्रू बाई डायरेक्शनल मूव करता है, बाई डायरेक्शनल. ये बाई डायरेक्शनल मूव करता है तो ये डिपेंड करेगा सोर्स टू सिंक कहाँ पे है, कि सोर्स कहाँ पे है और उसको सिंक कहाँ पे, कि उसको रिक्वायर कहाँ पे है प्लांट में. तो इसलिए बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगी, सोर्स टू सिंक. नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो जो ट्रांसपोर्ट होती है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स की होती है. पहली होती है डिफ्यूजन, सेकंड इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो फर्स्ट है डिफ्यूजन, फिर है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, and third is active transport. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी. मूवमेंट ऑफ डिफ्यूजन diffusion movement of molecules
movement of molecules from higher concentration to lower concentration without use of energy. अब देखिए हम एक डायग्राम देखते हैं, इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूज़न होती क्या है। ये डायग्राम है, ये 2 बीकर्स है, इसके बीच में हमने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। ये बीकर्स है, ये बीकर ए है और ये बीकर बी है, ए और बी है। जो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स है वो हायर कंसंट्रेशन में है, ये हायर कंसंट्रेशन में है। वहीं पे जो बीकर 2 है यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लो है, हायर कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन। अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन पार्टिकल्स है वो कहाँ पे ज़्यादा है। सबसे पहले है डिफ्यूजन पार्टिकल्स। जो डिफ्यूजन पार्टिकल्स है वो कहाँ पे ज़्यादा है, ए या बी में। यहाँ पे हमने ज़्यादा पार्टिकल्स बनाए हैं तो यहाँ पे डिफ्यूजन पार्टिकल्स ज़्यादा है। ए बीकर में ज़्यादा है डिफ्यूजन पार्टिकल, ए में, वहीं पे बी में ये लो थे। फिर इसके बाद आता है डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस टू डिफ्यूज। जो एक पार्टिकल की टेंडेंसी होएगी कि वो डिफ्यूज कर सके, उसकी वजह से जो वॉल्स के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करता है या अपने एनवायरनमेंट में प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा थे तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। वहीं पे यहाँ पे थोड़े थे तो बहुत लो क्वांटिटी में प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं। तो जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो ए का ज़्यादा होएगा, ए में ये भी ज़्यादा है। इसके बाद थर्ड आता है कि मूवमेंट ऑफ आयंस कहाँ पे होएगी। मूवमेंट ऑफ आयंस यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो जो डिफ्यूज़न होती है वो होती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लोअर है, तो इनकी मूवमेंट होएगी इस डायरेक्शन में, ए टू बी। मूवमेंट होएगी ए टू बी। अब हम इन डेफिनेशंस को देखते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर हम देख चुके हैं। फिर आता है इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन क्या होएगी। इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन का मतलब है डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल ऑफ वन सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस। अब यहाँ पे कोई और भी पार्टिकल्स है, जैसे कि यहाँ पे ये थे किसी एक गैस के ऑक्सीजन के पार्टिकल्स थे, ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है। अब वहीं पे यहाँ पे नाइट्रोजन के पार्टिकल्स भी है कि नाइट्रोजन के पार्टिकल्स है, ये दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ पे भी है नाइट्रोजन। ये 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, 5 ही यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, मूव करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पार्टिकल्स। क्या है, इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन हो रहे हैं यहाँ पे। थर्ड आता है पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर क्या है, द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस। जो एक इंडिविजुअल सब्सटेंस है, जो एक अकेली गैस है, इसका जो प्रेशर होएगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, जो उसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही होएगा, कोई और प्रोसेस नहीं होएगी गैसेस एक्सचेंज के लिए थ्रू डिफ्यूजन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होएगा, वो होएगा डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। इसके बाद आता है कि जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई प्रोटीन नहीं है, यहाँ पे हमें कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने ये देखा कि वो ऐसे ही पास आउट हो रहे हैं, किसी प्रोटीन की नीड नहीं है। सो सेकेंड पॉइंट है कि नो मेम्ब्रेन प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। इनको कोई भी प्रोटीन नहीं चाहिए जो इनकी ट्रांसपोर्ट करवा सके। सो इसके लिए हमें कहेंगे कि यहाँ पे कोई भी प्रोटीन की हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज़न है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि जो डिफ्यूज़न है वो एक बहुत स्लो प्रोसेस है और वो डिपेंड करती है और वो इंडिपेंडेंट होती है लिविंग सिस्टम से। डिफ्यूज़न इज स्लो प्रोसेस। क्या है, डिफ्यूज़न स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस, और ये क्या होएगी, इंडिपेंडेंट होएंगी लिविंग सिस्टम के, इंडिपेंडेंट टू लिविंग सिस्टम। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिपेंडेंट होती है लिविंग सिस्टम के ऊपर। ये ट्रू एंड फॉल्स में हमेशा पूछा जाता है नीट के एग्जाम्स में। सो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम कि स्लो प्रोसेस है और इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफ्यूजन की प्रोसेस देखी बट यहाँ पे हमने कोई भी लिविंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, यहाँ पे सब कुछ नॉन लिविंग था, इसलिए हम कहेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। Next is factors influencing diffusion. So first factor is permeability of medium. Rate of diffusion decreases with density of medium. हमने एक एग्जाम्पल देखा था 2 बीकर्स वाला, इसमें हमने 2 बीकर्स लिए थे A और B। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, हम इसको थिक कर देंगे, इसको ऐसे थिक कर देंगे, तो यहाँ से क्या है, जो मॉलिक्यूल्स थे यहाँ से यहाँ जा रहे थे वो कम जाएंगे। तो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिक्रीज, जितनी उसकी ज़्यादा डेंसिटी होएगी मीडियम की उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राइज टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं मिल्क के साथ। हम मिल्क लेते हैं, हमने हॉट मिल्क लिया, हमने इसके अंदर ऐड की शुगर, ये बहुत जल्दी मिल जाती है, उसके अंदर मिक्स हो जाएगी, रेडली मिक्स हो गई। वहीं पे अगर हम कोल्ड मिल्क लेते हैं, कोल्ड मिल्क, ये कोल्ड मिल्क है, अगर हम इसके अंदर शुगर को ऐड करेंगे, ऐड की शुगर, तो ये क्या होएगा, ये मिक्स नहीं होएगी, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ डिफ्यूज़न, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा डिफ्यूज़न उतनी ही ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है डिफ्यूज़न प्रेशर ग्रेडियंट। Rate of diffusion is directly proportional to the difference of diffusion pressure at two ends of system. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था ये वाला A और B वाला। यहाँ पे क्या है कि जो रेट, जितना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होएगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न का जो प्रेशर है, यहाँ पे जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उतनी ही जल्दी वो मूव करेंगे। जितना ज़्यादा प्रेशर होएगा उतना ज़्यादा वो मूव करेंगे, उतनी ज़्यादा वो डिफ्यूज़न शो करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू। और देखिए अब यहाँ पे हमने ये लिया था, यहाँ पे बहुत पास में थे, बट अगर ये यहाँ पे इनके बीच का जो डिफरेंस है हम उसको बढ़ा देते हैं, इतना डिफरेंस कर देते हैं, ये A बीकर था और ये B बीकर है, तो इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या आएगा, ये बहुत स्लो मूव करेंगे, बहुत स्लो मूव करेंगे, यहाँ पे बहुत लेट तक पहुँचेंगे। तो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलर सब्सटेंस डिफ्यूज फास्टर। अब हम यहाँ पे गैस का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर हमने इसके अंदर गैस है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा स्मॉलर गैस होएगी, जितना ज़्यादा उसका छोटा साइज होएगा या कोई और पार्टिकल्स होएंगे, तो क्या है उतनी ज़्यादा जल्दी मूव कर सकते हैं किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर से। कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जितना ज़्यादा उसका छोटा साइज होएगा मॉलिक्यूल्स का, वो उतने ज़्यादा डिफ्यूज़ करेंगे।
Second mean of transport in plants is facilitated diffusion. So facilitated diffusion के बारे में अभी हम देखेंगे. हम लेते हैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक ये है और एक ये है. अब यहाँ से हमें दो सब्सटेंस है हमारे पास, एक ये है एक ये है, इनको अंदर की तरफ मूव करवाना है. ये है जो होते हैं लिपिड लवर्स, ये लिपिड है कोई भी जो, और ये है वाटरफिलिक मतलब हाइड्रोफिलिक है कोई भी. अब देखिए जो ये लिपोफिलिक सब्सटेंस है, ये क्या करेगा, ये बहुत इजीली इसके अंदर से डिफ्यूज़ हो जाएगा. ये डिफ्यूज़ हो गया. बट हमें अगर कोई भी वाटर लविंग सब्सटेंस है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करवाना है, उसकी डिफ्यूज़न करवानी है, वो पॉसिबल नहीं है कि वो डायरेक्ट हो जाए. उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है चैनल्स की. तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कुछ चैनल्स चाहिए ऐसे जिसके थ्रू वो मूव कर सके. इसलिए अब हम इस एग्जांपल को इसको देखते हैं. एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट गैसेस का बहुत ज़्यादा है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे ये बहुत लो क्वांटिटी में प्रेजेंट है. अब अगर हम देखते हैं कि जो डिफ्यूज़न है, सिंपल डिफ्यूज़न है, वो बहुत जल्दी ऐसे इसके थ्रू पास आउट हो सकते हैं. बट अगर वो पार्टिकल्स है, वो हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स है और वो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, तो वो क्या करेंगे, वो एक चैनल की हेल्प लेंगे और वो एक चैनल के थ्रू अंदर की तरफ मूव करेंगे, ऐसे एक चैनल के थ्रू मूव करेंगे. उसके बाद देखिए ये है डिफ्यूज़न की प्रोसेस, ये डिफ्यूज़न है, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हुई जो ये चैनल्स के थ्रू मूव हुई. उसके बाद अगर हमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना हो, अगर हमें इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करना है अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये तीनों चीज़ें ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जा रही है. बट अगर हमें ग्रेडियंट के अपोजिट मूव करना है तो हमें पंप्स चाहिए और एक एटीपी की हेल्प चाहिए. यहाँ पे ये पार्टिकल्स थे, जो ये ग्रीन पार्टिकल्स है, इनको हमें बाहर की तरफ मूव करवाना है, तो ये इसकी हेल्प से मूव होएंगे और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट. और ये जो डिफ्यूज़न थी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न, ये दोनों विदाउट एनर्जी जाती है, विदाउट एटीपी. यहाँ पे हमें एटीपी की कोई भी ज़रूरत नहीं है. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमें उनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाना है, तो वहाँ पे हमें एटीपी रिक्वायर्ड होएगी, एटीपी रिक्वायर्ड. अब हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की क्या होती है. तो इसके थ्रू क्या है कि मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी. सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्टिकल्स, movement of hydrophilic particles or substances without use of energy और ATP. ये इसकी डेफिनेशन है. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी सैचुरेशन से रिलेटेड. सैचुरेशन, अब सैचुरेशन क्या होता है हम देखते हैं. अब हम देखते हैं कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन्स है वो पंप के थ्रू होती है या प्रोटीन्स और चैनल्स रिक्वायर होते हैं. तो उसके लिए हमें देखिए, अब हमारे पास सिर्फ 20 ट्रांसपोर्टर्स है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है. बट हमें मॉलिक्यूल, हमारे पास 15 सब्सटेंसेस है जिनको अंदर से बाहर से अंदर की तरफ मूव करना है. हमारे पास 50 आयन्स है जिनको मूव करना है. अब क्या होएगा, जो 50 आयन्स है बट हमारे पास ट्रांसपोर्टर सिर्फ 20 है, तो क्या होएगा, 50 में से 20 तो हर एक ट्रांसपोर्टर के पास हो जाएंगे. 20 आयन्स हो गए, 20 ट्रांसपोर्टर्स होंगे. अब उसके बाद डिफ्यूज़न कैसे होएगी, तो वहाँ पे एक सैचुरेशन आ जाएगा कि इसके सिर्फ 20 आयन्स ही मूव कर सकते हैं और आयन्स मूव नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगी. अब देखते हैं कि इसकी स्पेसिफिसिटी कितनी होती है. स्पेसिफिसिटी, वेरी स्पेसिफिक.
हमने देखा कि पंप्स और आयंस के चैनल्स के थ्रू होती है, तो चैनल्स के थ्रू हो रही है। तो ये अगर यहाँ पे कोई भी और आयंस, अगर ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है बीच में ऐसे, ये सिर्फ स्पेसिफिक होते हैं कि कौन से आयन को कौन सा प्रोटीन लेके जाएगा। अगर यहाँ पे ये सोडियम और कैल्शियम के लिए, सोडियम और पोटाशियम के लिए है, तो ये सिर्फ उन्हीं को ट्रांसफ़र करेंगे, किसी और को प्रोटीन को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कोई आयंस को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स। अब इनकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है इनहिबिटर्स के लिए। अब ये मूव कर रहे थे तो ये स्पेसिफिक थे बहुत ज़्यादा कि इन्हीं को मूव करना है, बट कई बार क्या होता है कि वहाँ पे कोई और आयन्स आ गया और वो इसके साथ अटैच हो गया, दूसरा आयन आ गया जिसकी ऑलमोस्ट सेम मोइटी थी, वो सेम उस दूसरे आयन जैसा था, बट वो सेम आयन नहीं था। वो क्या करेगा, यहाँ पे आके इनहिबिट कर देगा इसको, इस जगह को ऑक्यूपाई कर लिया उसने, तो ये ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, इसलिए ये सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स होता है। फिर हम देखते हैं पोरिन्स के बारे में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पोरिन्स का। पोरिन्स होते क्या है? पोरिन्स होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और बैक्टीरिया के। लार्ज प्रोटीन्स, ह्यूज पोर प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर बहुत बड़े ह्यूज पोर और चैनल्स होते हैं, ह्यूज पोर और चैनल्स प्रेजेंट ऑन आउटर membrane of mitochondria, plastid and bacteria। पोरिन्स क्या है? ह्यूज पोर और चैनल्स होंगे जो कि प्रेजेंट होंगे आउटर मेम्ब्रेन पे, और वो किस किस के आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और बैक्टीरिया के। अब देखिए होते, अगर हमें इन्हीं पोरिन्स के थ्रू वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो हम उनको बोलेंगे एक्वापोरिन्स। अगर इनमें हमें वाटर को ट्रांसपोर्ट करना हो, वाटर के लिए चाहिए हमें, तो उनको हम बोलते हैं एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स क्या करेंगे? वाटर की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज पैसिव सिम्पोर्ट और एंटीपोर्टर्स। जो हम ये एक डायग्राम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। अब हम मूवमेंट्स देखेंगे, पैसिव मूवमेंट्स कैसे होती है। पैसिव का मतलब क्या होता है? जिसमें एनर्जी का यूज ना हो, विदाउट एटीपी, विदाउट यूज ऑफ एटीपी। अब देखिए ये क्या होती है? अलोंग द कंसंट्रेशन होती है। एक तो पैसिव डिफ्यूजन हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन होएगी, जहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होएगा वहाँ पे ही पैसिव डिफ्यूजन होती है। तो ये देखते हैं हम कि ये किस तरह की पैसिव डिफ्यूजन्स है। तो देखिए ये है, यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल दूसरी तरफ जा रहा है, एक साइड से ही मूवमेंट हो रही है, तो हम इसको बोलते हैं यूनिपोर्टर्स। यूनिपोर्ट्स। अब यहाँ पे ये ए इस साइड जा रहा है और बी उस साइड जा रहा है, दूसरी साइड को एट ए सेम टाइम, एक साथ, तो इसको बोलते हैं हम एंटीपोर्टर्स। यूनिपोर्टर्स, एंटीपोर्टर्स। और यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आयन ए और आयन बी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम इनको बोलते हैं सिम्पोर्टर्स। Third means of transport is active transport. So active transport is movement of substances against the concentration gradient with the use of energy. देखिए क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस,
movement of substances against the concentration gradient, against the concentration gradient, against the concentration gradient with the use of energy, with the use of energy. इससे पहले हमने दो तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, पहला था डिफ्यूजन और दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों ही अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थे, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसमें भी सेम था, इसमें भी सेम था अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बट यहाँ पे क्या है, ये अगेंस्ट है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट. तो क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी की यूज पड़ेगी क्योंकि इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है. और यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस थी वो पैसिव थी, पैसिव थी. तो यहाँ पे नो एटीपी यूज था, नो एटीपी यूज. तो यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेगा एटीपी विद द यूज ऑफ एनर्जी और एटीपी. नेक्स्ट पॉइंट है अपहिल ट्रांसपोर्ट. अपहिल ट्रांसपोर्ट. अब हम इसके अंदर एग्जाम्पल लेते हैं माउंटेन का. एग्जाम्पल माउंटेन या कोई भी स्लोप होएगा, स्लोप होता है ऐसे चढ़ाई करनी होए हमें. तो देखिए अगर हम यहाँ से हमें यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाना होए तो ये क्या होएगा, ये हमारी ग्रेविटी के अगेंस्ट होएगा. ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ पुश करती है हमें. तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं हम, अगेंस्ट द ग्रेविटी. यहाँ पे हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहे हैं. तो हमें क्या है, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की नीड पड़ती है. ऐसे हम नॉर्मली कहीं भी जाते हैं जहाँ पे स्लोप होता है थोड़ा सा, तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं. तो हमें यहाँ पे क्या है, एटीपी का यूज़ करना पड़ता है ऊपर जाने के लिए. वहीं पे अगर हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, अगर हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है तो हम बहुत ईजिली आ जाते हैं और हमें कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, ना ही हमारा कोई एनर्जी यूज़ होती है, ना ही हम थकते हैं. तो क्या है यहाँ पे विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं हम, यहाँ पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही जा रहे हैं. तो कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, नो एटीपी. अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो एटीपी की ज़रूरत है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है. अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएगा तो क्या होगा, अपहिल ट्रांसपोर्ट होएगी. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें इस मूवमेंट के लिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें पंप्स की ज़रूरत होती है या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है. नीड पंप्स और मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेम्ब्रेन प्रोटीन. अब हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन का यूज़ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी देखा था, बट वो क्या थी, एक पैसिव प्रोसेस थी. वहीं पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे भी पंप्स चाहिए और प्रोटीन्स चाहिए ताकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन उनको मूव करवा सके. सो यहाँ पे क्या आएगा, सो प्रोटीन्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल in both active and passive transport, in active and passive transport. यहाँ पे पंप्स चाहिए ताकि वो मूव कर सके, इसलिए क्या होएगा, एक्टिव और पैसिव दोनों में ही हमें पंप्स की रिक्वायरमेंट होती है या मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है. इसके बाद क्या नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैचुरेशन का. सैचुरेशन यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा सैचुरेशन पॉइंट आता है. जैसे कि हमने पिछली बार फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में देखा था कि हमारे पास जितने प्रोटीन्स होते हैं हम उतने ही आयंस को मूव करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते. तो वो पॉइंट यहाँ पे भी सेम कंसीडर होता है. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसकी स्पेसिफिसिटी का. वेरी स्पेसिफिक.
जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं आयंस के लिए, तो यहाँ पे भी वो स्पेसिफिसिटी ऐसी ही होती है। बट अगर बाय चांस वहाँ पे कोई उसका इनहिबिटर आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये होता है सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। अब हम जो हमने देखा हम उसको रिवाइज करते हैं तीनों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को कि उनमें डिफरेंस क्या था और क्या उनके बीच में सिमिलैरिटी थी। तो हम पहले देखते हैं रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो क्या सिंपल डिफ्यूजन में हमें ऐसा कोई भी प्रोटीन्स नहीं चाहिए, तो यहाँ पे नो। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें चाहिए था, हमें यहाँ पे पंप्स और कैरियर प्रोटीन्स थे और यहाँ पे भी एक्टिव ट्रांसपोर्टमेंट में ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ही जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे प्रोटीन्स और आयंस थे। यहाँ पे हाईली सेंसिटिव, ये हाईली सेंसिटिव, सिंपल डिफ्यूजन हाईली सेंसिटिव नहीं था, ये नहीं था। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों ही काफ़ी स्पेसिफिक थे कि उनको क्या लेके जाना और क्या नहीं, तो वो दोनों स्पेसिफिक थे। फिर थर्ड पॉइंट आता है सैचुरेशन का। डिफ्यूजन में, सिंपल डिफ्यूजन में हमें कहीं पे भी कोई सैचुरेशन नहीं पॉइंट नहीं था। यहाँ पे वो सिर्फ ये हो रहा था कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे तब तक एक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होता। वहीं पे फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे सैचुरेशन था। फिर है अपहिल ट्रांसपोर्ट। अपहिल ट्रांसपोर्ट सिर्फ हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखा क्योंकि यहाँ पे अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था, अलोंग था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे भी अलोंग था, बट यहाँ पे अगेंस्ट था, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ क्या है, अपहिल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे हमें चाहिए क्योंकि हमें अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाना था। फिर आता है रिक्वायर एटीपी। ये दोनों प्रोसेस थे वो पैसिव प्रोसेसेस थी, तो यहाँ पे एटीपी की हमें ज़रूरत नहीं थी, नो रिक्वायरमेंट। बट यहाँ पे हमें अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन जाना था तो एटीपी की रिक्वायरमेंट थी। दिस इज़ ऑल अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Please like, subscribe, share and comment your views and let us know which topic you want to learn next. And for latest updates, please join my Telegram channel, link given in the description.